हेलो दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हम जो है हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एंशियंट, फिर उसके बाद मेडिवल आएंगे, ठीक है। तो पहले मॉडर्न देख लेते हैं, फिर एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, वो हम शुरू कर रहे हैं जो रिवोल्यूशन है 1857 से, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो रिवोल्ट 1857 था उसके बारे में देखेंगे। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 is an important landmark in the history of India, which occurred during the governor generalship of Lord Cannon, ठीक है। 1857 में जो है लॉर्ड कैनन जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। तो उन्हीं के शासनकाल में ये जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज़ादी के लिए, ठीक है। असल मायने में यहीं से आज़ादी की शुरुआत की गई थी, आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की गई थी, ठीक। अब ये देखते हैं किस कारण हुआ था जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके कॉजेस क्या हैं, किस कारण ये हुआ था उत्पन्न। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेस। ये चार कारणों से हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पॉलिटिकल से, इकोनॉमिक और जो सोशो रिलीजियस होता है और मिलिट्री। अब इनके बारे में देख लेते हैं, विस्तार से देख लेते हैं। तो पहला आता है पॉलिटिकल, ठीक है। ये पहला कारण था जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था। तो पहला पॉइंट है, इन द लेट ऑफ 1840s लॉर्ड डलहौजी इम्पोज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक नीति शुरू किया था, ठीक है। इंडियंस के ऊपर उन्होंने वो इम्पोज किया था, यानी लागू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि जैसे राजा महाराजा उस टाइम के थे, ठीक है, 1840 में उस टाइम के जो राजा महाराजा थे तो किसी के बच्चे संतान नहीं होते थे, लड़के नहीं होते थे। तो उसकी प्रजा को आगे चलाने के लिए वह राजा क्या करता था कि किसी बच्चे को दूसरे गोद ले लेता था, अडॉप्ट कर लेता था। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके माध्यम से अब वो हो गया था कि कोई भी राजा जो है किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से आगे देखते हैं, अंडर दिस नो रूलर विल बी अलाउड। देखिए ये पॉइंट आया जो है, नो रूलर विल बी अलाउड टू अडॉप्ट एनी चाइल्ड, ठीक है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसके अकॉर्डिंग कोई भी जो रूलर है, जो शासक है, ठीक है, वह उसको परमिशन नहीं है, मतलब उसको इजाज़त नहीं है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करे, यानी गोद ले। एंड ओनली ट्रू नेचुरल हेयर हैज़ द राइट टू रूल, यानी कि जो अगर उसकी जो असली संतान है, किसी राजा की असली संतान है, उसी को यह राइट है कि वह आगे अपना प्रजा को यानी शासन करेगा, ठीक है। द पॉलिटिकल कॉजेज वॉज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इफ रूलर डाइज विदाउट अ मेल हेयर एंड इज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी इट विल बी एक्सीड, यानी इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई रूलर है, ठीक है, इफ रूलर जो शासक है अगर वो मर जाता है, उसका कोई बच्चा नहीं है, जैसे कोई लड़का नहीं है, ठीक है, कोई लड़का नहीं है, मेल है, ठीक है, कोई लड़का नहीं है, तो उसका जितना भी शासन का जो जितना भी एरिया है, ठीक है, जितना भी क्षेत्र है, वह क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर शासन करना शुरू कर देगी, ठीक। क्योंकि जो रूलर है शासक, उसको तो पहले से ही उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी जो प्रजा है या फिर उसका जो वो है आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक। अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक। दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक। अब इसमें क्या है
कि हैवी टैक्सेशन, जो बहुत ज़्यादा टैक्स जो है लेबर्स के ऊपर और इंडियंस के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह लगाने लगी थी। ठीक, फोर्सबाइली एविक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स दैट हिट पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। इसमें क्या था कि जो जैसे ये लेबर्स थे, जैसे कुछ थे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो पीजेंट्स थे और आर्टिसंस थे, तो इनके ऊपर क्या था कि ये बड़े बड़े टैक्स लगाना, वसूलना शुरू कर दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं सोशो रिलीजियस, तीसरा मेन रीजन सोशो रिलीजियस। अब इसमें पहला पॉइंट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह किया था कि जो सती प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ गया था। फिर चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है, 18 साल से नीचे वाले बच्चों को शादी कर देते थे, तो उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया था। एंड इनकरेज विडो रीमैरिज, यानी जो विधवा औरतें होती थी उनकी दोबारा शादी कराने के लिए इनकरेज करते थे। ठीक है, जो भारतीय लोगों को पसंद नहीं था। एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड एज ए थ्रेट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यानी इंडियंस क्या मानते थे कि ये जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, और जो विधवा का फिर से दोबारा शादी कराना विधवा औरतों का, ठीक है, जो विडो थी, तो इंडियंस का मानना यह था कि अगर ये सब खत्म हो रहा है, इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन कर रही है, यानी इसको ख़त्म कर रही है इस प्रथा को, तो जो ट्रेडिशन है, ठीक है, उसको हेट पहुंच रही है इंडियंस के। अगला पॉइंट है ब्रिटिशर्स वांटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिलीजन टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिशर्स, वो क्या चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू मुस्लिम थे, उनको क्रिश्चियनिटी में चाहते थे कि वो अपना जो है धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से और लोग गुस्सा हुए थे। फिर अगला है मेन रीजन मिलिट्री, ठीक है, आर्मी। उसमें देखते हैं द इंडियन सिपाहीज, जो भारतीय सिपाही थे, ठीक है, वर पेड लेस देन यूरोपियन सिपाहीज। जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिश के थे सिपाही, उनके मुकाबले क्या था कि भारतीय सिपाहियों को कम पैसा दिया जाता था, यानी सैलरी दी जाती थी, कम सैलरी। ठीक, फिर इंडियंस वर कंसीडर्ड मैनुअल, ठीक है, इंडियंस क्या कंसीडर, इंडियन सिपाही जो थे उनको एक दास की तरह माना जाता था, ट्रीट किया जाता था। जो कि यूरोपियन सिपाही थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। जैसे उनको सैलरी ज़्यादा दी जाती थी, पेंशन और प्रमोशन उनका जल्दी किया जाता था। ठीक है, लेकिन इंडियंस जो भारतीय सिपाही थे उनको एक जैसे लेबर के टाइप ट्रीट किया जाता था। इम्पॉर्टेंट कॉजेस, अब इम्पॉर्टेंट कॉजेज देख देते हैं कि जो रिवॉल्ट 1857 हुआ था वो किस इमीडिएट कॉजेज देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ये एक तरह की राइफल थी, बंदूक थी, ठीक है, इनफील्ड राइफल, जिसको कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसकी खोज की थी, बनाए थे इनफील्ड राइफल की। इसकी खासियत भी थी, तो इसके बारे में देखते हैं। दोज कार्ट्रिजेस वर सेड टू हैव अ ग्रीस्ड कवर मेड ऑफ बीफ, ठीक है। इसका जो कार्ट्रिजेस थी, इसका जो बारूद था, गोली था, ठीक है, वो क्या कवर था, किससे, बीफ का, मांस का बना हुआ, जो चर्बी होती है ना, ठीक, गाय और उसकी सूअर की, उसके चर्बी से यह बना हुआ था, कवर था, ठीक। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग गन, इस गन का जो है प्रोसेस यूज करने का था, वॉज टाइम कंज्यूमिंग, यानी बचत, इस राइफल को, जो इनफील्ड राइफल थी उसको यूज करने पे टाइम बचत होती थी, ठीक है। जैसे इससे पहले जो गन ये लोग यूज करते थे, उस गन में क्या था कि पाउडर था, पाउडर को डालते थे,
फिर एक लोहे की रॉड पतली सी होती थी, उसको अंदर एकदम बैठाते थे, ठीक है, नोजल में, फिर फायर करते थे, तो उसमें टाइम लग जाता था। इस इनफील्ड में क्या था कि सिर्फ जो गोली है, बारूद है, उसको अपने दांतों से काटना होता था और बंदूक के नली में डाल के फायर कर देना होता था। तो इससे क्या था कि उनका टाइम बचता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द इनफील्ड राइफल गन एंड कार्ट्रिजेस। द कार्ट्रिज वॉज इन अ सिलेंड्रिकल शेप, जो कार्ट्रिज थी सिलेंड्रिकल शेप में थी, ठीक है, विथ अ नॉट ऑन द टॉप एंड फिल्ड विद द परफेक्ट अमाउंट ऑफ गन पाउडर एंड बुलेट इन द एंड्स। इसमें क्या था कि पाउडर को डाल के फिर बुलेट डालते थे और फिर फायर करना होता था, और कुछ नहीं। सोल्जर्स जस्ट हैड टू टीयर द कार्ट्रिज। सोल्जर्स को क्या करना था, जवानों को यह करना होता था कि जो कार्ट्रिजेस थी, ठीक है, उसको अपने दांतों से टीयर करना होता था, काटना होता था, ठीक। फायर करने के लिए गोली को बंदूक के अंदर डालने के लिए गोली को अपने दांतों से ऐसे काटना होता था, ठीक है। काट के फिर उसके बाद पाउडर डाल के और गोली डाल के फिर फायर करना होता था। तो हिंदू और मुस्लिम थे, तो हिंदू तो गाय को ऐसे ही गाय माता मानते हैं, ठीक है, पवित्र मानते हैं। तो उन्होंने देखा कि गाय जो है उसकी चर्बी का इस पर यूज किया गया है, और सुअर का भी, ठीक है, पिग। एंड देन रेडी टू यूज अ राइफल, दिस सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मैंने बताया कि सिर्फ अपने दांतों से काट के गोली को राइफल के अंदर डालना होता था और फायर करना होता था। इससे क्या होता था, उसका टाइम बचता था जवान का। देयर वॉज अ रूमर डेट अराउज दैट द कार्ट्रिजेस वॉज ग्रीस्ड विद पिग एंड काउ फैट, ठीक है। वहाँ पे ये फैल गया, अफवाह फैल गई कि जो कार्ट्रिजेस है वह कवर है पिग और काऊ, ठीक है, जो सुअर है और चमड़ी के सुअर और गाय के चमड़ी से कवर है, ठीक है। द पिग इज टैबू इन द मुस्लिम, ठीक, मुस्लिम, एंड द काऊ इज sacred in the Hindu religion. Indian soldiers refused to use the cartridges. इसकी वजह से, जैसे पिग को, सुअर को क्या है, मुस्लिम समुदाय में ज़्यादा माना जाता है, और गाय को जो है हिंदू समुदाय में माना जाता है पवित्र, ठीक है। तो इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम जो थे, जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया उस राइफल को, उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से, अपने दांतों से काटने से, क्योंकि उन्हें पता चल गया था इसमें गाय की और सुअर की चमड़ी से बना हुआ है। आगे देखते हैं द बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट। अब जो रिवॉल्ट था उसका शुरू होना और चारों तरफ फैलना, ठीक है। ऑन March 29, 1857 एन इंडियन सिपॉय ऑफ 1334 नेटिव इन्फेंट्री। देखिए 29 मार्च को 1857 में, ठीक है, March 29, 1857 को एक भारतीय सिपाही था, एक भारतीय सिपाही जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री, ये बटालियन का नाम है 34 इन्फेंट्री नेटिव, ये क्वेश्चन में आता है, ये बटालियन का नाम पूछ देता है। तो क्या है, 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है। नाम था मंगल पांडे, यह मंगल पांडे था, ठीक है, भारतीय सिपाही था ये। और इन्होंने क्या किया था कि किल 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश के 2 ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको इन्होंने गोली मार दिया था। कौन था, होंगसेन एंड बॉन्ग, ऑन परेड एट बैरकपुर नियर कलकत्ता। कहाँ पे मारा था उन्होंने, बैरकपुर में, कलकत्ता में एक जगह है बैरकपुर, परेड ग्राउंड में उन्होंने गोली मार दिया था इन दोनों ऑफिसरों को, ठीक है। ये क्यों गोली मारे थे, क्योंकि वहाँ पे ये फैल गई थी, अफवाह फैल गई थी, सबको पता चल गया था कि जो कार्ट्रिज है, बारूद है, वो सुअर और जो गाय है उसकी चर्बी से बना हुआ है, ठीक है। तो जब इन्होंने पूरा मना कर दिया कि नहीं हम यूज़ करेंगे, तो ये लोग ब्रिटिश क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे जवानों को कि यूज़ करो। उसी के लिए मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर को गोली मार दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से, गोली मारने की वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी
वह एकदम गुस्सा हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर टू अरेस्ट मंगल पांडे। ब्रिटिश, जब मंगल पांडे ने वहाँ गोली मारी दोनों अफसरों को परेड ग्राउंड में, ठीक है, बैरकपुर में, तो बाकी जो वहाँ के सैनिक अधिकारी थे ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने बोला कि अपने जवानों को बोला कि इस मंगल पांडे को अरेस्ट कर लो। ठीक है, लेकिन बाकी जो प्रेजेंट वहाँ पे थे सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर थे, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया मंगल पांडे को अरेस्ट करने से, जिसकी वजह से और भी वहाँ के जो ब्रिटिश आर्मी थी वह गुस्सा हो गई थी। फिर आगे देखते हैं। हाउएवर ही वॉज लेटर अनअरेस्टेड, पुट एंड हैंग्ड। बाद में जो था मंगल पांडे को तो अरेस्ट कर लिया गया, फिर उनको फांसी दे दी गई थी। इसकी वजह से जो है भारतीय समुदाय में और गुस्सा बढ़ा था, तो जिसकी वजह से क्या था कि आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको और आगे बढ़ाने का काम किया गया। द म्यूटनी रियली, ठीक है, द म्यूटनी रियली स्टार्टेड एट मेरठ। जो म्यूटनी थी, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, जो म्यूटनी थी, जो सैनिक थी, पूरा दल था, ठीक है, दल, ठीक है, म्यूटनी जो दल था वह स्टार्ट कर दिया था मेरठ जाने के लिए, मेरठ, ठीक है, ऑन 10 मई 1857। द ओकेजन ऑन द punishment of some sepoys for their refuse to use the greased cartridges। उस दिन क्या था, पनिशमेंट देना था कुछ सिपाहियों को, जो उन सिपाहियों को जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कार्ट्रेज को यूज़ करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे, तो उनको सज़ा देनी थी मेरठ में। तो बाकी जो दल था, दस्ता था, वह निकल चुका था मेरठ जाने के लिए 10 मई 1857 को, जहाँ पे इन सिपाहियों को पनिशमेंट दिया जाना था। फिर क्या था, द सोल्जर्स अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस, ठीक है, जो सोल्जर्स थे वो तो जा ही रहे थे, जो सैनिक थे, बाकी साथ ही में दूसरे ग्रुप थे जैसे सिविलियंस, ठीक है, सिविलियन भी थे उनके साथ। वेंट ऑन अ रैम्पेज शूटिंग मारो फिरंगियों को, ठीक है, शाउटिंग वो कर रहे थे, वहाँ पे पहुँच गए और जोर जोर से शाउटिंग करने लगे, ठीक है, मारो फिरंगी को, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मारो फिरंगी को। आगे देखते हैं। दे ब्रोक ओपन जेल्स। उन्होंने जो जेल ओपन थी, खुली हुई जेल को तोड़ दिया। मर्डर यूरोपियन जो थे उनका खून किया, मर्डर किया, और बर्न देयर हाउसेज एंड मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। उन्होंने पहले तो उन्होंने जेल को तोड़ा, ठीक है, और यूरोपियंस का मर्डर किया, फिर जो उनका घर था उनको पूरी तरह आग लगा दिया, और फिर उन्होंने दिल्ली को मार्च कर दिया, यानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए सनसेट पे। फिर आगे देखते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। उनका जो सोल्जर्स, जो जवान थे, उनका जो अपीयरेंस था, मौजूदगी था, वह देखा गया 11 मई को दिल्ली में, ठीक है। वॉज अ सिग्नल टू द लोकल सोल्जर्स। ये एक सिग्नल था लोकल सोल्जर्स के लिए, हु इन टर्न्स रिवोल्टेड, जो कि एक बहुत बड़ा रिवोल्ट में बदल चुका था, यानी जंग में बदल चुका था। सीज द सिटी एंड प्रोक्लेम द 82 ईयर्स ओल्ड बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वहाँ के शासक थे, ठीक है, एज शहंशाह हिंदुस्तान। उनको ये टाइटल दिया गया था शहंशाह हिंदुस्तान के नाम से, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। विद इन ए मंथ, यानी महीने के अंदर, कुछ महीने के अंदर, विद इन ए मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली। दिल्ली जब कैप्चर हुआ था उसके कुछ महीनों में द रिवोल्ट स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो रिवोल्ट था, ठीक है, जो लड़ाई थी वह इंडिया के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो गई थी। जैसे इंडिया का मैप लेंगे, ठीक है, तो देखेंगे तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वह दिल्ली कैप्चर होने के बाद, ठीक है, जिस टाइम सोल्जर्स ने
भारतीय जवानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, उसके कुछ महीनों बाद पूरे इंडिया में हर जगह ऐलान होने लगा, युद्ध होने लगा। ठीक है, लोग आवाज़ उठाने लगे आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, स्पेशली ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया था, उत्तर भारत था, ज़्यादातर वहाँ पे ये देखा गया, और सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, जो साउथ इंडिया था, ठीक है, वह चुप था, और पंजाब और बंगाल वर ओनली मार्जिनली अफेक्टेड। जो साउथ इंडिया था वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा गया था, वहाँ के लोग शांत थे। लेकिन जहाँ पे ये जो नॉर्थ इंडिया है और सेंट्रल इंडिया, ठीक है, वहाँ पे ये इस युद्ध का ज़्यादातर बड़े पैमाने पर आगाज़ हो चुका था। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे इस युद्ध का आगाज़ हो चुका था, यानी शुरुआत हो चुकी थी। तो सबसे पहले देखते हैं लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में इस जंग का सबसे बड़ा शुरुआत किया गया था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ अवध। अवध की ये राजधानी थी। ठीक है, बेगम हजरत महल, वन ऑफ द बेगम्स ऑफ द एक्स किंग ऑफ अवध, जो अवध थे, अवध राजा थे, ठीक है, उनकी ये पत्नी थी, बेगम थी। टुक अप द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट, इन्होंने क्या किया, भागीदारी किया, लीडरशिप किया, ठीक है, इस रिवॉल्ट में हिस्सा लेने का। फिर कानपुर से देखते हैं, कानपुर से द रिवॉल्ट वॉज लीड बाय द नाना साहेब। कानपुर से कौन लीड कर रहे थे, नाना साहेब कर रहे थे। और लखनऊ से कौन कर रहे थे, जो अवध की जो बेगम थी हजरत महल, ठीक है, वह कर रही थी। और झांसी से 20 ईयर्स ओल्ड रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, ये लोग जो थे बड़े पैमाने पर रिवॉल्ट को स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन बाद में यह फेल हो गया था। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, ठीक है, बाद में इसको फेल माना गया, फेल हो गया था पूरी तरह। और इसका रीज़न देख लेते हैं, द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किन कारणों से फेल हुआ था। द रिवॉल्ट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, ये बहुत अच्छा जा रहा था। ठीक है, जो रिवॉल्ट था बहुत अपने रास्तों पे बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। इन इंडियंस हिस्ट्री द रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट वॉज अनसक्सेसफुल, जैसा कि मैंने बताया यह फेल हो गया था पूरी तरह, अनसक्सेसफुल हो गया ड्यू टू द सम मेजर ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स थे उनकी वजह से हो गया था। तो देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। वन ऑफ द रीज़न फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 दैट देयर वॉज नो लीडर। मेन कारण था कि उस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक कोई भी लीडर नहीं था। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए एक लीडर होता है, ठीक है, एक मेन आदमी होता है, हेड आदमी होता है जो हर चीज़ को लीड करता है। लेकिन इस रिवॉल्ट को, इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए या गाइड करने के लिए कोई लीडर नहीं था। ठीक है, तो मेन रीज़न ये था कि कोई लीडर नहीं था। फिर आगे देखते हैं, द नीड ऑफ द मोमेंट वॉज अ लीडर दैट कुड लीड एंड एग्जीक्यूट द प्लान। जैसे मैंने बताया, किसी भी प्लान को या फिर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक लीडर होता है और वही लीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, किसी भी प्लान को विस्तार से बताता है कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन इस चीज़ के लिए, इस जो रिवॉल्ट के लिए कोई भी लीडर नहीं थे। दूसरा देखते हैं, एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे ओनली सिपाहीज वर रिवॉल्टिंग। कुछ जगहों पे क्या थे, जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, वही सिर्फ लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, इस रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे थे। एंड देयर वॉज नो सपोर्ट फ्रॉम द कॉमनर्स, यानी कि सिर्फ भारतीय सिपाही ही सब वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और जो सिविलियंस थे उनके द्वारा किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जगहों पे सिर्फ भारतीय सिपाही ही लड़ाई कर रहे थे और उनको किसी प्रकार की जो है सपोर्ट नहीं मिल रही थी सिविलियन के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट डिड नॉट सपोर्ट द इंडियंस एंड सप्रेस द रिवॉल्ट। जैसे मैंने अभी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, सेंट्रल और जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ के ही जो लीडर थे और लोग थे,
इस रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बाकी जो शासक थे, रूलर थे इंडियन स्टेट्स के, जैसे दूसरे स्टेट्स के, ठीक है, वह इस रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिए थे। आगे देखते हैं। देयर वॉज नो यूनिटी, ठीक है, उस टाइम यूनिटी यानी एकता नहीं थी, लोगों में एकता नहीं थी। नो यूनिटी, एकता नहीं थी, ठीक है। द नॉर्थन रीजन वॉज एक्टिव इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाइल द सदर्न स्टेट डिडंट टेक एनी पार्ट। मैंने बताया ना अभी कि जो है नॉर्दर्न स्टेट था, ठीक है, जो नॉर्थ के नॉर्दर्न रीजन था वह पूरी तरह से इस रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहा था, बाकी जो सदर्न नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है, साउथ वाला पार्ट, वह इस रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिया था, तो इस वजह से सपोर्ट नहीं मिल पाया। एट दैट टाइम द इंडियंस इन्वॉल्व इन द रिवॉल्ट हैड लिमिटेड, जो उस समय क्या था, जो इंडियंस इन्वॉल्व थे, मौजूद थे उस क्रांति में, ठीक है, वो बहुत लिमिटेड लोग थे, बहुत कम लोग थे। और लिमिटेड सोर्स, जो सोर्स होते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सोर्स जो थे, फाइनेंशियल सोर्स, इक्विपमेंट जैसे गन हुई या फिर किसी तरह का औजार हुआ या फिर पैसे की बात हुई, ठीक है, तो ये सब भी कम पड़ रहे थे। ऑन द अदर हैंड्स ब्रिटिशर्स डिडंट फेस एनी इशू लाइक दिस, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे उनको इस तरह का कोई भी इशू या फिर कमी महसूस नहीं हुई, ठीक है, उनके पास हर चीज़ थी, सपोर्ट भी था, ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी सपोर्ट थी, पूरा ब्रिटिशर्स एक साथ थे, लोगों का उनको सपोर्ट था, बाकी पैसे की कमी नहीं थी, किसी तरह के गन और इक्विपमेंट की कमी नहीं थी, जो कि हम भारतीयों को थी। इस वजह से ये जो रिवॉल्ट 1857 था ये पूरी तरह फेल हो गया था। ये कुछ एक पिक्चर है 1857 की, ठीक है, युद्ध का है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो, ठीक है दोस्तों। और किसी प्रकार का डाउट हो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ आप बिंद एकेडमी को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।